ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने स्टैट फॉर इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर को खत्म किया। जितने भी टॉपिक इसके अंदर थे हमने सारे खत्म किए। हमने स्टैट के बारे में पढ़ा, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा, स्कोप ऑफ स्टैट पढ़ा, लिमिटेशन ऑफ स्टैट पढ़ी, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट पढ़ी, सब कुछ पढ़ा। और फिर लास्ट के कल के टॉपिक में हमने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैट एंड हाउ कैन वी कम आउट फ्रॉम दिस एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट। सब कुछ हमने पढ़ा। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के अंदर है जो कई बार पूछा जाता है, और वो है, आप लिखो मेरे साथ, एक क्वेश्चन है जो मैडम पूछती हैं, methods are statistics methods are not a substitute of common sense. Are not a substitute of common sense. ठीक है जी? क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो आप? क्वेश्चन गलत है ये? ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछते। ठीक है, कुछ भी आप लिख लो। ऐसा एक क्वेश्चन मैडम पूछती हैं that methods of stat या statistical methods are not a substitute of common sense। ऐसा कर लो, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन मैडम आपसे बार बार पूछेगी। ऐसा क्वेश्चन आप जब देखोगे ना, क्वेश्चन वहां चौंक जाओगे। पेपर में मैडम पूछेगी ये क्या पूछ दिया, ये क्या आ गया, ये सर ने करवाया नहीं। सुनो मेरी बात, हम स्टैट्स के अंदर जो भी मेथड को यूज करते हैं, या हम ऐसा कहें कि स्टैट अगर हम यूज करते हैं तो स्टैट कॉमन सेंस का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। मतलब अगर हम स्टैट पे डिपेंड हो जाएं, इफ वी डिपेंड ऑन स्टैट इट मीन्स वी डोंट यूज आवर कॉमन सेंस। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल देखिए। एक एग्जाम्पल देता हूँ, छोटी सी कहानी सुनाता हूँ 5 मिनट के अंदर आपको। आप कहानी को नोट करना और यही कहानी आप लिखना। देखो, मान लो एक फैमिली में 4 लोग हैं। एक फैमिली में 4 लोग हैं, फाइन। एक छोटा बच्चा जिसकी हाइट मान लो 3 फीट है, 3 फीट, ठीक है। फिर एक उसकी सिस्टर है जिसकी हाइट 5 फीट है, ठीक है। एक है मम्मी जिसकी हाइट है 6 फीट या 5.5 फीट, और एक है पापा जिनकी हाइट है 6 फीट। तो कितने लोग हो गए फैमिली में? 4 लोग। एक पापा हो गए, पापा की हाइट कितनी है? 6 फीट, ठीक है। फिर एक मम्मी है, मम्मी कितने की है? 5.5 फीट, ठीक है। फिर एक डॉटर है, उनकी डॉटर जिसकी हाइट कितनी है? 5 फीट, और एक उनका बेटा है जिसकी हाइट है 3 फीट, ठीक है जी। ये 4 लोग हैं। मैं एग्जाम्पल को बना रहा हूं तो एक बार मैं जरा सोच लूं ये बन भी पाएगा कि नहीं। मैं देखता हूं। ओके, सुनो मेरी बात। अब ये 4 लोग नदी के इस पार खड़े हैं। बीच में एक रिवर है। यहां पे क्या है? ओके, आप भी बना लो, बहुत मजेदार है। ये बीच में रिवर है, रिवर, ये नदी है, फाइन। ये नदी है और इनको नदी को पार करके इस तरफ जाना है। इनको नदी को क्रॉस करके इस तरफ जाना है। सुनो मेरी बात, मैं आपको एग्जांपल बना के कोशिश कर रहा हूं समझाने की, इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फाइन। इन्हें, इन 4 लोगों को इस नदी को पार करना है और इस नदी को क्रॉस करके इस तरफ जाना है। और जो नदी की डेप्थ है ना, द डेप्थ ऑफ रिवर, जो नदी की डेप्थ है, सुनो मेरी बात, ये भी लिख लो। नदी की जो डेप्थ है, गहराई, पानी की गहराई, वो है 4.5 फीट। कितनी? 4.5 फीट। अब सुनो मेरी बात, पापा 6 फीट के हैं, मम्मी 5.5 फीट की है, डॉटर 5 फीट की है, और सन 3 फीट का है, 3 फीट का है। अब पापा जो है ना, पापा इज वर्किंग इन अ डिपार्टमेंट वेयर दे यूज स्टैट। सो पापा जो है
वो इकोनॉमिस्ट है। पापा कहाँ काम करते हैं? एज ए इकोनॉमिस्ट। वो हर रोज स्टैट को यूज करते हैं। उन्होंने क्या किया, व्हाट पापा डिड, उन्होंने इन चारों की हाइट को जोड़ा, 6 फीट प्लस 5.5 प्लस 5 प्लस 3, कितना आ गया? 19.5 और उसको डिवाइड कर दिया 4 के साथ। एवरेज निकाल रहे हैं पापा। पापा हैज कैलकुलेटेड द एवरेज एंड डिवाइड दिस बाय 4। द एवरेज केम 4.875। व्हाट इज द एवरेज? 4.875। पापा हैज कैलकुलेटेड द एवरेज। आप समझना, यही सेम एग्जांपल आपको देना, मैडम पूछती है पेपर में। तो पापा ने क्या निकाली? एवरेज, मतलब मीन मीन्स एवरेज, ठीक है। पापा ने एवरेज निकाली, इट वाज 4.875 एंड पापा हैड स्टार्टेड क्रॉसिंग द रिवर। पापा ने रिवर को क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया। मालूम क्या हुआ? जब यहां पहुंचे सन डाइड, बेटा मर गया। जो बेटा था वो बेटा अब नहीं रहा। जब वो नदी के उस पार पहुंचे तो अब बेटा नहीं रहा। मालूम है क्यों? बिकॉज पापा हैज नॉट यूज द कॉमन सेंस। ही हैज ओनली यूज स्टैट बट ही हैज नॉट यूज द कॉमन सेंस। इट मीन्स स्टैट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट द कॉमन सेंस। पापा को देखना चाहिए था कि नदी की गहराई 4.5 फीट थी, एवरेज 4.8 आ रही थी। पापा ने सोचा कि हम चारों के चारों जो है रिवर को क्रॉस कर जाएंगे, जबकि सही मायने में जो बेटा था वो सिर्फ 3 फीट का था। पानी बेटे के सिर से ऊपर था। इस चीज की कॉमन सेंस को पापा ने यूज नहीं किया और फिर क्या हुआ? बेटे को खो दिया। इसका मतलब ये हुआ, विद दिस एग्जाम्पल वी कैन प्रूव दैट और वी कैन से दैट stat is not a substitute to the common sense. We still have to use our common sense. By statistical method, by a method of stat, calculating the average, he was very right. But when it's come to a common sense, he would have used the common sense that my son is only 3 feet and the water is 4.5 feet. उसने common sense का यूज नहीं किया। सब पार हो गए, ये भी पार हो गए, ये भी पार हो गया, ये भी पार हो गई, लेकिन बेटा पार नहीं कर पाया और उनके हाथ से छूट गया और बेटा जो है अब लॉस्ट हो गया, बह गया। क्यों? क्योंकि पापा ने स्टैटिकल मेथड तो यूज किया एंड ही वाज वेरी राइट टू कैलकुलेट द एवरेज एंड टू क्रॉस द रिवर, बट ही हैज नॉट यूज्ड हिज कॉमन सेंस। सो व्हेनेवर वी से दैट स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर वेरी गुड, जस्ट यूज इट। Before using the method of a stat, we first use our common sense. क्योंकि stat जो है वो common sense का substitute नहीं होती। इंसान को अपनी पहले common sense यूज करनी चाहिए, उसके बाद stat को यूज करना चाहिए। आई मेरी बात समझ आपको? मतलब पागल इंसान stat यूज नहीं कर सकता और एक ठीक इंसान भी stat को यूज नहीं कर सकता विदाउट यूजिंग हिज कॉमन सेंस। यहां पापा ने क्या काम किया? पागल वाला काम किया। यहां पापा ने पागलों वाला काम किया। चारों की हाइट को टोटल किया, डिवाइड बाय 4 किया, एवरेज निकाली और नदी में कूद गया। बोला सारे पार कर जाएंगे, नदी 4.5 है, हमारी एवरेज 4.8 है, चलो। ये किया ना पापा ने। पापा ने क्या किया? एवरेज निकाली, बोला जो हाइट है नदी की 4.5 है, हमारी एवरेज कितनी आ रही है? 4.8, और नदी में कूद गए। चलो चलो कह सब निकल जाएंगे, और लड़का निकल गया हाथ से। सनलाइट। तो सेम एग्जाम्पल, सेम डायग्राम with the same example you can give and you can explain in your own language. लैंग्वेज आपकी हो सकती है। क्वेश्चन कैसा आएगा? that statistical methods or stat is not a substitute to the common sense या of common sense. क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, पर आप समझ गए ना क्वेश्चन क्या आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन कभी आए तो यू कैन टेक द सेम एग्जाम्पल। यू कैन से लेट अस एक्सप्लेन दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। देयर वाज अ फैमिली वेयर देयर वर 4 पीपल, पापा, फिर उसकी मम्मी, फिर डॉटर एंड सन। दिस वाज द हाइट ऑफ द 4 पीपल। Papa had to cross the river and go that side. What he did, he used a method called average. He calculated the average. He totaled all the height and divided by 4 and calculated the average 4.8. The depth of the river was 4.5 and they start crossing the river. They all were safe but the son died. The reason?
he has used the method of STAT, but he has not used his common sense. So we can say that statistical methods are not the substitute of common sense. आपकी मैडम जो है आपके लिए क्लैपिंग कर देगी अगर आपने समझा दिया इस तरीके से। अगर सेम एग्जांपल देके और नदी बना के नदी की है बिल्कुल सेम ऐसे ही समझा लो हो जाएगा, अपने आप लिख लोगे। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में था, आपकी बुक में कहीं है, आपकी बुक में कहीं है, आप इसे इस तरीके से समझा लेना तो आपकी कहानी हो जाएगी खत्म। ये कई बार पेपर में आता है, मैडम पूछ लेती है, ठीक है जी। चलो बस यही तक मुझे आपको बताना था फर्स्ट चैप्टर के अंदर। अब कुछ नहीं रह गया, कहीं से किसी भी कोने से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको 100% सॉल्व कर जाओगे, आई कैन गिव यू गारंटी पहले वाले चैप्टर में, ठीक है जी। आओ हम चैप्टर नंबर 2 पे चलें। आओ हम चैप्टर नंबर 2 पे चले और चैप्टर नंबर 2 का नाम है कलेक्शन ऑफ डाटा। ये चैप्टर नंबर 2 है, कलेक्शन ऑफ डाटा। और आओ लिखे इसमें टॉपिक्स टू बी कवर्ड, हमें क्या क्या टॉपिक्स इसमें कवर करने हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमें इसमें कवर करना है, द फर्स्ट टॉपिक वी हैव टू कवर इन दिस, वो है मीनिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। आओ फिर जो दूसरा टॉपिक कवर करना है हमें, वो करना है मीनिंग ऑफ प्राइमरी डाटा। फिर टॉपिक नंबर 3 जो हमें करना है वो करना है मीनिंग ऑफ सेकेंडरी डाटा। ये तीसरा टॉपिक हमें कवर करना है। और फिर हमें कवर करने हैं कुछ टर्म्स, डेफिनेशन ऑफ सम टर्म्स। ये टोटल होगी 3 टर्म्स, छोड़ो जितनी भी है, डेफिनेशन है कुछ टर्म्स की, वो हम यहां पे सीखेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। हम इसे खत्म करेंगे, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। फिर हम यहां पे पढ़ेंगे द क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनरी। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्वेश्चनरी AIRE कर दो, ठीक है जी, क्वेश्चनरी ये करेंगे। और फिर 7 टॉपिक करेंगे हम सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा हम इसे करेंगे, इसमें 2 तरह के सोर्स आएंगे, पब्लिश्ड सोर्स और अनपब्लिश्ड सोर्स। और फिर लास्ट टॉपिक होगा प्रिकॉशंस टू बी टेकन while using secondary data। while using secondary data, इसको यूज करते हुए कौन कौन सी प्रिकॉशंस दी जाएंगी। और फिर 1-2 क्वेश्चंस हम जो करेंगे जो बुक के बाहर से मैडम में बार बार पूछती है, उसको सबसे हम लास्ट में करेंगे। 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैडम आपको पूछती है बार इसके अंदर में, तो हम लास्ट में इसके बाद करेंगे इस टॉपिक के बाद। तो मेन टॉपिक चैप्टर की यही है। देयर आर 8 टॉपिक्स। 2 तरह के मेथड्स होते हैं डाटा कलेक्ट करने के, प्राइमरी एक सेकेंडरी। हम 100 बार इस बारे में बात कर चुके हैं। व्हेन अ इन्वेस्टिगेटर or the one who has to collect the data go himself and collect the data is called primary data. When you use the data which has been collected by someone is called secondary data.
ये तो हम जानते हैं कि 10th क्लास में हमें पढ़ाया गया था, इतना तो 10th क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है जी। तो हम यहाँ फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। राइट, चलो आज पहले टॉपिक से स्टार्ट करें। स्टार्ट करो फर्स्ट टॉपिक से और आगे लिखे फटाफट जल्दी से। आ जाओ, लिखो मीनिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। It is the first step. It is the first step of any statistical study. It is the first step of any statistical study. Collection of data means gathering the numerical facts from various sources related to the present study. मैं एक बार रिपीट करता हूं। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी स्टैटिस्टिकल स्टडी। कलेक्शन ऑफ डाटा मीन्स गैदरिंग द न्यूमेरिकल फैक्ट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज रिलेटेड टू द प्रेजेंट स्टडी। मतलब नंबर्स को इकट्ठा करना, जो भी स्टडी आप कर रहे हो उसको दिमाग में रखते हुए व्हेन यू कलेक्ट द नंबर्स इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। ये सबसे पहला स्टेप है किसी भी स्टडी को करने के लिए। सबसे पहले यू हैव टू कलेक्ट द डाटा। ठीक है जी, लिखो इसी का आगे लिखो, देयर आर टू सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग डाटा। देयर आर टू सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग डाटा। Number 1 प्राइमरी सोर्स एंड नंबर 2 सेकेंडरी सोर्स। इसी में लिख दो देयर आर टू सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग डाटा। नंबर 1 प्राइमरी सोर्स और नंबर 2 सेकेंडरी सोर्स। ठीक है जी, देयर आर टू सोर्सेज टू कलेक्ट डाटा, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। व्हाट इज प्राइमरी सोर्स? तो लिखो फटाफट। It means collection of data from its origin. It is also called first hand data. When the investigator collect this data himself, collect the data is called primary source of data collection. When the investigator himself collect the data is called primary source of data collection. अब माइंड में आपके ख्याल आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटर। तो जहां मैंने ये डिफाइन कहा है ना, डेफिनेशन ऑफ सम टर्म्स, वहां मैं आपको लिखवाऊंगा द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटर। ठीक है जी, यहां हम लिखेंगे इन्वेस्टिगेटर का मतलब क्या होता है। फाइन, आगे आ जाओ। सेकंड इज सेकेंडरी सोर्स। द सेकंड इज सेकेंडरी सोर्स। It means obtaining the relevant data public information
from an institution or agency which is already having that information, It is also called second hand data. वो फर्स्ट हैंड था, ये सेकंड हैंड है. इट इज आल्सो कॉल्ड सेकंड हैंड डाटा. अब बाई चांस मैडम आपसे पूछ ले कोमल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट हैंड डाटा एंड सेकंड हैंड डाटा, तो आपको मालूम होना चाहिए फर्स्ट हैंड मीन्स प्राइमरी डाटा, सेकंड हैंड मीन्स सेकेंडरी डाटा. कई बार जानबूझ के पंगे लेती है मैडम और आपसे पूछती है व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट हैंड डाटा एंड सेकंड हैंड डाटा. अगर आपने प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. लेकिन अब आपको मालूम है कि प्राइमरी डाटा कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट हैंड डाटा, और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन क्या बोलते हैं, सेकंड हैंड डाटा. ठीक है जी, आ जाओ. टॉपिक नंबर 1 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया. टॉपिक नंबर 1 जो है वो आपका कंप्लीट हुआ. और सेकंड टॉपिक पे चलें. द सेकंड टॉपिक इज मीनिंग ऑफ प्राइमरी डाटा. फिर वही कहानी आ जाएगी, हमने अभी भी लिखा है प्राइमरी सोर्स है ना, फिर दोबारा से लिखे थोड़ा सा. डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर. इन्वेस्टिगेटर को अंडरलाइन कर लेना, इसकी डेफिनेशन आगे आएगी. डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर द फर्स्ट टाइम, for the first time from the beginning to the end are called primary data. ऐसे मेरी प्रीति है ना, प्रीति जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, जो यार मैं प्रीति को पढ़ा रहा हूँ, वो भी सीजीएम की बहुत सारी मिस्टेक्स को ठीक कर देती है. सीजीएम के बच्चे जो होते हैं ना, उनको आदत होती है, वो मिस्टेक नहीं सुनते हैं, वो ठीक कर देते हैं मिस्टेक्स. हम जब इसको लिखते हैं ना फ्लो में, या इसको जब टाइप करते हैं फ्लो के अंदर, तो बहुत सारी गलतियां होती हैं और दोबारा रेक्टिफाई करने का टाइम नहीं मिलता. फ्लो के अंदर करते हैं तो उसको जब हम पढ़ते हैं या किसी को समझा रहे होते हैं तो गलतियां सामने आती हैं. तो अगर आप इंग्लिश की ग्रामेटिकल मिस्टेक कुछ देखते हो, देखो हम स्टैट पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश तो नहीं पढ़ रहे हैं. अगर इंग्लिश की कोई गलती ऐसी आपको दिखती है जो ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको लगती है, यू कैन रेक्टिफाई दैट मिस्टेक योरसेल्फ. लेकिन आप क्या कर सकते हो, सेंस चेंज नहीं करना. जो उसका सेंस है वो सेम रहना चाहिए. ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आप रेक्टिफाई कर सकते हो. ठीक है जी, चलो आगे इसी में आगे लिखो. सेकेंड लाइन में, नेक्स्ट लाइन में आ जाओ. प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल डाटा बिकॉज they are related from their source of origin. ठीक है जी, ये ओरिजिनल डाटा बोला जाता है इनको, फर्स्ट हैंड डाटा, ओरिजिनल डाटा. लो अब एक नया नाम आ गया, ओरिजिनल डाटा एंड डुप्लीकेट डाटा. अभी आप लोगों को पूछे व्हाट डू यू मीन बाय ओरिजिनल डाटा, तो क्या बोलोगे नमन? ओरिजिनल डाटा क्या होता है? प्राइमरी डाटा. फर्स्ट हैंड डाटा क्या होता है? कोई भी नाम से मैडम पूछ सकती है. ठीक है जी, लिखो नेक्स्ट लाइन में. फिर अगली लाइन में पॉइंट नंबर 3, प्राइमरी डाटा आर ऑलवेज इज ऑलवेज, डाटास नहीं है, डाटा इज ऑलवेज. ओके, इज ऑलवेज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. मतलब प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के पीछे कोई ना कोई स्पेशल ऑब्जेक्टिव रहेगा. देयर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा कि हम इसके लिए काम कर रहे हैं. पॉइंट नंबर 4, प्राइमरी डाटा
collection is very costly and time taking. ठीक है जी, आप प्राइमरी डाटा कलेक्शन के लिए बहुत पैसा खर्च करते हो और टाइम खर्च करते हो. फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ मान लो कोरोना चल रहा है, मैं आपका एग्जाम्पल लाइव एग्जाम्पल देता हूं. कोरोना है, स्कूल लग गया, स्कूल के अंदर कोई एक बच्चा बीमार है, फाइन, उसको घर भेज दिया गया. अब बहुत सारे 2000 बच्चे हैं स्कूल में आपके, मान लो देयर आर 2000 स्टूडेंट्स इन योर स्कूल. कोई एक बीमार हुआ, उसको घर भेज दिया. अब टीचर पता करना चाहते हैं क्या कि भाई किसी और बच्चे को तो प्रॉब्लम नहीं है या किसी और बच्चे को फीवर तो नहीं है. तो उन्होंने वो मशीन ली. कौन सी मशीन? वो थर्मल स्कैनिंग, जिसमें थर्मोमीटर कहते हैं, लेजर थर्मोमीटर, उसको उठाया और बच्चों को जाके चेक करना स्टार्ट किया. मुझे बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि टीचर सैंपलिंग कर ले, कोई 4 में से एक बच्चे को चेक कर ले? क्या ये पॉसिबल है? इसके पीछे एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव है, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है. क्या क्या किसी और बच्चे को तो फीवर नहीं है? क्या इसमें रिस्क ले सकते हैं? क्या हम रिस्क ले सकते हैं कि 4 बच्चों में से एक को चेक किया, बाकी 4 को छोड़ दिया, चल भाई तू निकल जा, एक को चेक कर लिया? कैन वी डू दैट? वी कैन नॉट डू दैट. ये समथिंग विच इज वेरी कॉस्टली एंड टाइम टेकिंग. मतलब कॉस्टली इन द सेंस नाउ दे हैव टू यूज देयर लॉट ऑफ टाइम. एक एक बच्चे को बुलाना पड़ेगा, उसको मशीन के खड़ा करना पड़ेगा, निकल जा, दूसरा आ जा. यानी पूरे 1999 जो स्टूडेंट्स बच गए, उन सबको चेक करना पड़ेगा. और ओरिजिनली चेक करना पड़ेगा, फिजिकली चेक करना पड़ेगा. आप सैंपलिंग नहीं कर सकते, आप किसी को स्किप नहीं कर सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते, आप किसी को पूछ के बोलो अभी तेरे को बुखार है? नहीं है मैडम, चल ठीक है जा. अरे सच थोड़ी बोलेगा, और उसे होगा भी तो मालूम भी नहीं होगा. अभी की बात करो आप. तो फिर जब कभी भी कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमारे दिमाग में हो और हम पैसा खर्च सकें और टाइम खर्च कर सकें और हमें ओरिजिनल डाटा चाहिए हो, ऐसी हमारी मजबूरी हो कि वी नीड समथिंग विच इज ओरिजिनल, तो फिर हमें कहां जाना पड़ेगा? फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा. आगे बात समझ? तो आ जाओ सेकेंड, मीनिंग ऑफ सेकेंडरी डाटा. सेकेंड टॉपिक भी आपका खत्म हुआ. अब आ जाओ मीनिंग ऑफ सेकेंडरी डाटा, टॉपिक नंबर 3. और बस इसके आगे हम कल करेंगे, यहां से हम आगे चलेंगे कल, और कल हम कोशिश करेंगे टॉपिक नंबर 3, 4 एंड 5. हम इसको कल खत्म करने की कोशिश करेंगे, टॉपिक नंबर 3, 4 एंड 5. ठीक है, ताकि परसों तक आपका ये चैप्टर खत्म हो जाए. अब चैप्टर छोटे हैं, अब बड़े बड़े चैप्टर खत्म हो गए. अब चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें बहुत कुछ था, अब आगे ज्यादा कुछ नहीं है. इसके आगे के 8 तक सारे चैप्टर्स छोटे छोटे से हैं. ठीक है जी, लो तो कल इसे हम खत्म करने की कोशिश करेंगे. ठीक है बच्चों, कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय.